नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का जो दूसरा अध्याय है साझेदारों का प्रवेश अर्थात नए साझेदारों का प्रवेश उससे संबंधित आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं। पीछे की वीडियो में हमने जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो खातों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, जो अपनी फर्म होती है उसका पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इन सभी जो बातें थी इनको एक साथ में एक प्रश्न के द्वारा हम समझने जा रहे हैं। आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो आंकिक क्वेश्चन है उसका 2 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सभी से आग्रह है कि ये प्रश्न समझने से पहले सभी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका प्रश्न 2 अपने सामने निकाल के रख लें, ताकि अगर इसमें से आपको साफ दिखाई नहीं दे तो पाठ्य पुस्तक में से आप आसानी से देख सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा 2 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा है और क्या क्या दिया गया है। जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में है, आपके सामने है कि ए और ब एक व्यवसाय के लाभों को 5:3 में बांटते हैं। एक फर्म है जिसमें 2 साझेदार है ए व ब तथा अपने लाभों को 5:3 में बांटते हैं। वे सह को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं। वो एक नए साझेदार सी को फर्म में प्रवेश देते हैं तथा सी को भविष्य में लाभों का 1/4 भाग है वो प्राप्त होगा। शामिल करते हैं जो कि ए तथा ब द्वारा बराबर दिया जाएगा, अर्थात जो स को प्राप्त होगा उसका बराबर भाग ए तथा ब द्वारा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ए और ब का जो त्याग है वो समान होगा। स के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। स ने जब प्रवेश लिया उस समय उस फर्म का चिट्ठा इस प्रकार से था। ए की कैपिटल 50,000 थी, बी की कैपिटल 30,000 थी, जर्नल रिजर्व उन्होंने बना रखा था 16,000 का, क्रेडिटर्स थे 14,000 के और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 का। इसी प्रकार से संपत्तियों में गुडविल थी 10,000 की, मशीनरी 35,000 की, फर्नीचर 15,000 का, स्टॉक 10,000 का, डेबिटर्स 10,000 की और बैंक में जमा कितने थे 40,000 रुपए। सी जब प्रवेश लेता है फर्म में तो उस समय निम्न शर्तों के अनुसार वो प्रवेश लेता है। तो क्या प्रवेश लेता? स के प्रवेश की शर्तें निम्न थी। सबसे पहली शर्त क्या थी? स अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए रुपए 30,000 लाएगा। मतलब कुल राशि वो 30,000 रुपए लाएगा, जिसमें उसकी पूंजी भी शामिल है तथा उसकी गुडविल भी शामिल है तथा पुराने साझेदारों द्वारा आधी ख्याति निकाली जाएगी। जो पुराने साझेदार है जो गुडविल लाएगा उसमें से आधी राशि है वो पुराने साझेदार निकाल लेंगे। दूसरा, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के रुपए 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाएगा। तो हमने ख्याति के मूल्यांकन के समय सुपर प्रॉफिट द्वारा जो फर्म की गुडविल है वो कैलकुलेशन करनी सीखी थी, तो उसी आधार पर हम फर्म की गुडविल है वो कैलकुलेशन कर लेंगे। मशीन, फर्नीचर तथा स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः आपके 30,000 रुपए, 12,000 रुपए और 8,000 रुपए से किया गया है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का आपको फॉर्मेट बताया था, जब मैंने बताया था कि संपत्ति का मूल्य कम होगा तो किधर आएगा, संपत्ति का मूल्य ज्यादा होगा तो किधर आएगा, तो इस प्रकार से हम उसको व्यवस्थित करेंगे। एक ग्राहक जिसका खाता डूबत ऋण मान लिया गया था वह रुपए 1200 देने के लिए सहमत हो गया। एक कोई अपना ग्राहक था जिसका खाता हमने डूबत मान लिया था कि अब हमें उससे वसूल होने की उम्मीद नहीं है, परंतु उसमें से 1200 रुपए वो देने के लिए क्या हो गया है, सहमत हो गया है। उपरोक्त के आधार पर फर्म का पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। अर्थात हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म की बैलेंस शीट है वो बनानी है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें देखिए हमें क्या क्या करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का आपको फॉर्मेट मैंने सामने दे रखा है कि किस प्रकार से पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। उसमें अगर किसी भी प्रकार से अपनी संपत्ति की
जो मूल्य में इंक्रीज होगा वो सीआर की साइड अर्थात बाई की साइड में आएगा। अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो वो किधर आएगा, हमारे डेबिट साइड में आएगा अर्थात डीआर की साइड में आएगा। तो अब देखिए सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दे रखा है, आपके सामने भी प्रश्न है, पुस्तक आपने खोल रखी है, तो उसमें सबसे पहले देखिए कि संपत्ति को मूल्य में देखिए मशीन को कितना रुपए से पुनर्मूल्यांकित करना है, 30,000 रुपए से पुनर्मूल्यांकित करना है। और पहले वाली जो अपनी बैलेंस शीट है उसमें कितनी दे रखी है, 35,000 की दे रखी है। इसका मतलब अब हमें उसको 30,000 मानना है। पुरानी जो हमारी बैलेंस शीट है फर्म की उसमें 35,000 मूल्य अर्थात मशीनरी के मूल्य में क्या आई, कमी आई। और डिक्रीज ऑफ एसेट्स, जो डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स किधर आएगा, हमारे 2 की साइड में आएगा। तो क्या आएगा, 2 मशीनरी। कितने रुपए से कमी आ गई, 5,000 रुपए से कमी आ गई, क्योंकि पहले मूल्य 35,000 था, उसको 30,000 मूल्यांकित करना है। आगे देखिए अगला जो आपका है, फर्नीचर को 12,000 रुपए से मूल्यांकित करना है। फर्नीचर पहले से हमें 15,000 रुपए का दे रखा था, अब हमारे फर्नीचर 12,000 से मूल्यांकित करना है, तो इससे फर्नीचर के मूल्य में भी कमी आ गई। तो क्या आएगा, तो फर्नीचर। और कितने हजार रुपए से आएगा, 3,000 रुपए से कम हो गया है। आगे देखिए अपना जो स्टॉक है उसको 8,000 से मूल्यांकित करना, जबकि पहले स्टॉक कितने हजार से था, 10,000 से था, तो स्टॉक के मूल्य में भी कमी आई है। तो क्या आएगा, टू स्टॉक। कितने हजार रुपए से कम हो गया, 2,000 रुपए से कम हो गया। आगे देखिए एक ग्राहक जिसका खाता हमने डूबत ऋण मान लिया था, परंतु उसमें से वो 1,200 रुपए देने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब हमारे लाभ में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, किसी से हमें 1,200 रुपए फर्म को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए उसको लाभ होगा। तो इसलिए लाभ होगा तो किधर की तरफ आएगा, बाई की तरफ आएगा। बाई बेड डेब्ट्स रिकवर्ड। बेड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब जिसे हमने क्या किया था कि पहले 1,200 रुपए जो अपना डूबत मान लिया था, तो बाई डेटर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1,200 रुपए देने के लिए वो सहमत हो गया। इसका मतलब हमारे जो देनदार हैं उनमें क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। तो बाई डेबिटर्स 1,200। अब देखिए किधर की साइड ज्यादा हो रही है, वो देखिए कि इधर हमारे डीआर साइड में हो रहे हैं 10,000 रुपए तथा सीआर साइड में मात्र 1,200 रुपए ही हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे नुकसान हो रहा है 10,000 रुपए का, जबकि फर्म को प्राप्ति हो रही है 1,200 रुपए की। इसका मतलब रीवैल्यूएशन में हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो जितनी रीवैल्यूएशन में हानि होगी उसको हम जो पुराने साझेदार हैं उनके जो पूंजी खाता है उसमें क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। तो कितने रुपए की हानि होगी हमें, 10,000, और इधर है सिर्फ 1,200, 8800 रुपए की हानि होगी। तो 8800 रुपए को हम जो पुराने साझेदार है उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। तो क्या आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल। ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, पुराना उनका लाभ विभाजन अनुपात था 5:3, तो अनुपातों का योग कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया। और हमें बांटना कितना है, 10,000 में से 1,200 रुपए घटा दिए, तो हमें कितने रुपए बांटने हैं, 8,800 रुपए। तो 8,800 को किस अनुपात में बांटेंगे हम, 5:3 में बांटेंगे। तो 5 और 3 8 हो गए, 8 का भाग 8,800 में 1100 बार जाता है, तो 1:5 है, तो 1100 को 5 से गुणा करेंगे 5,500 तथा 1100 को 3 से गुणा करेंगे 3,300। इस प्रकार से हमें इस रीवैल्यूएशन में क्या हुई है, हानि हुई है। तो यहां तक आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनने के पश्चात हमें क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गुडविल की राशि और सी द्वारा लाई गई पूंजी की राशि है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए हम वर्किंग नोट करते हैं। देखिए सबसे पहले गुडविल बराबर क्या कहा है प्रश्न के अंदर कि जो हमारा अधिलाभ है उसके 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना। तो गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट गुना परचेज ईयर्स ऑफ परचेज या परचेज ऑफ ईयर। तो नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट पहले से दे रखा है कितना, 8,000 रुपए दे रखा है।
तो 8,000 और कितने वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है? 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है। तो गुडविल जो फर्म की गुडविल है वो कितने रुपए हो गई? 24,000 रुपए हो गई। 8,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 24,000 हो गई। अब देखिए सी की गुडविल कितनी होगी? तो देखिए सीज गुडविल कितनी होगी? देखिए आपके सामने सी है वो लाभों में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश लेता है, तो उसकी गुडविल में हिस्सा भी 1/4 भाग होगा। तो 1/4 गुणा फर्म की कुल गुडविल है वो 24,000 है, तो कितने आएंगे रुपए? 6,000। सी की गुडविल कितनी आ गई? 6,000 रुपए आ गई। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो उनका प्रारंभिक शेष है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी के अंदर क्या क्या आएगा? देखिए उनकी प्रारंभिक पूंजी जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है कितने कितने हजार रुपए? 50,000 और 30,000। तो ए की कितने हजार रुपए है? 50,000 रुपए है। बी की कितनी है? 30,000 रुपए। और सी का कुछ भी नहीं। अब देखिए जो गुडविल तो सी की है वो 6,000 रुपए होगी और सी टोटल राशि कितनी ला रहा है? 30,000 रुपए टोटल राशि ला रहा है। तो सी कैपिटल कितनी होगी? सी की पूंजी कितनी हो गई? 30,000 में से 6,000 रुपए तो उसकी गुडविल है, तो कितनी हो गई? रुपए 24,000 है उसकी क्या हो गई? कैपिटल हो गई। तो वो लाएगा तो क्या करेंगे? बाई बैंक। तो बाई बैंक कितने रुपए ला रहा है वो पूंजी के तौर पर? 24,000 रुपए वो ला रहा है। तो कितने आ गए? 24,000 रुपए। अब जिस प्रकार से हमारे जो पार्टनर्स उनको प्राप्त होगा, उनकी कैपिटल में वृद्धि होगी, वो आएगा आपके सीआरटी साइड में, और उनकी कैपिटल में अगर कमी होगी तो आपके डीआरटी साइड में आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व बंटेगा। क्यों बंटेगा? हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि जो नया साझेदार होता है वो भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होता है, जबकि जनरल रिजर्व है वो पीछे के जितने भी लाभ है उसमें से कुछ हिस्सा फर्म ने क्या कर रखा है? संचित कर रखा है। तो जो लाभ में हिस्सा संचित कर रखा है वो पुराने साझेदारों के लाभों का हिस्सा है। इसलिए क्या करेंगे? जो हमारे पुराने साझेदार है वो किसी प्रकार का अगर कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, उसको क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो क्या आएगा? बाई जनरल रिजर्व या जीआर। जीआर कितना है हमारे पास में? 16,000 रुपए है। तो 16,000 को पुराने अनुपात में बांटना है, तो पुराना अनुपात अपना 5:3 है। 5 और 3 8 हुआ। 16,000 में 8 का भाग कितनी बार गया? 2,000 बार गया। तो एक अनुपात है 5 है, तो 2,000 को 5 से गुना करूंगा 10,000। बी की कितने आ जाएंगे? 6,000। सी को कुछ नहीं मिलना। अब लिखेंगे बाई गुडविल। बाई गुडविल कौन सी गुडविल? जो सी लाएगा, और सी गुडविल के रूप में कितने रुपए ला रहा है? 6,000 रुपए ला रहा है। और 6,000 के लिए ए व बी है वो समान क्या कर रहे हैं? तो ये समान हिस्से से प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब गुडविल की राशि भी पुराने साझेदार को समान अनुपात में मिलेगी। तो 6,000 की आधी आधी राशि दोनों को मिलेगी। तो कितने कितने हजार रुपए आ जाएंगे? 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। और यहाँ डेट्स। अब देखिए कि बैलेंस शीट के अंदर आपको पहले से ही खाता खुला हुआ है गुडविल का। कितने हजार रुपए का? 10,000 रुपए का पहले से ही खाता खुला है। अगर पहले से ही खाता खुला होता है तो उसको क्या करना होता है? अपन को अपलिखित करना होता है। तो हम अपलिखित करना पड़ेगा। और अपलिखित किस अनुपात में होगा? पुराने साझेदारों के अनुपात में होगा। तो लिखेंगे टू गुडविल। और क्या लिखेंगे? इसको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। क्या करें? रिटर्न ऑफ करें। 10,000 को किस अनुपात में करेंगे अपन? 10,000 हमारे पास में है तो किस अनुपात में करेंगे? 5:3 में। तो 5:3 में करेंगे तो अनुपातों का योग कितना हो गया? 8 हो गया। 10,000 में 8 का भाग गया 1250 बार। तो 1250 बार गया तो ए का हिस्सा कितना रहेगा? 6,250। और बी का कितना रहेगा? 3,750। सी का कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए प्रश्न में दे रखा है कि जो पुराने साझेदार है वो सी द्वारा लाई गई ख्याति का आधा हिस्सा निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। आधा हिस्सा। आधा हिस्से का मतलब जो 3,000 रुपए उनके हिस्से में आया उसमें से 1,500 रुपए वो दोनों निकालेंगे। तो 1,500 रुपए और 1,500 रुपए दोनों निकाल लेंगे
इस प्रकार से। अब देखिए हमारा जो रिवैल्यूएशन बना था उसमें हमें हानि हुई थी कितने रुपए की, 8,800 रुपए की। तो क्या आएगा, टू रिवैल्यूएशन कितने रुपए की हानि हुई थी, 8,800 की। और कितनी की हुई थी, 5,500 की। एक टोटल हानि है वो 8,800 रुपए की हुई थी। उसमें से ए का हिस्सा कितना आया था, 5,500 और बी का हिस्सा आया था 3,300। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि पार्टनर के अंदर जितनी राशि आएगी उनको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस निकालना पड़ेगा। इधर का देखिए टोटल 50 और 10 60 60 और 3 63,000 रुपए टोटल हो रहा है। इसका हो रहा है 30 6 36 और 39,000 टोटल हो रहा है। और इसका कितना हो रहा है, 24,000। तो जितना होगा वो इधर आ जाएगा, 63,000 39,000 तथा 24,000। अब जो शेष बचेगा वो बैलेंस बचेगा। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। अब देखिए कितना बैलेंस बचेगा वो हमें देखना होगा। तो इधर का टोटल हो रहा है हमारा 63,000 और 63,000 में से हमें कितने रुपए घटाने पड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के घटाने पड़ेंगे। तो 1,500 और 5,500 7,000 हो गए। वो 7,000 और 6,000 13,250 रुपए हो गए। तो 13,250 घट जाएंगे, कितने आएंगे, 49,750। इसी प्रकार से बी में देखिए, बी का कुल योग कितना हो रहा है, 39,000। 39,000 में से हम कितने घटाएंगे, 3700 और 3300 आपके हो गए 7,000 और 8,550 रुपए। इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमारे पास में 30,450 रुपए आ जाएंगे। 30,450 रुपए हमारे पास में आ गए और इसका बैलेंस वो का वही रहेगा 24,000। तो इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्राप्त हो गया। अब हम जो हमारी फर्म है उसका चिट्ठा तैयार करने जा रहे हैं। तो चिट्ठा किस प्रकार से तैयार करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले गुडविल हम पहले रिटर्न ऑफ कर चुके, नहीं आएगा। मशीनरी हमारे आएगा परंतु नई वैल्यू के अनुसार। मशीनरी की वैल्यू नहीं कितनी है, 30,000 रुपए है, तो 30,000 रुपए आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,000 रुपए दे रखी है, तो 12,000 फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपके स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपए दे रखी है, 8,000 रुपए आ जाएगी। इसी प्रकार से आपका डेटर्स, देखिए डेटर्स कितना हमारे पास में 10,000 था, परंतु 10,000 था उसमें हमें 1,200 रुपए और प्राप्त हो रहे हैं। तो अब हमारे कितना हो गया, 11,200। 10,000 था हमारा, उसमें 1,200 रुपए और सहमत हो गया देने के लिए, इसलिए 11,200। और क्या रही हमारी बैंक। अब बैंक में कितने रुपए आएंगे वो हम आगे कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। अब आइए सबसे पहले कैपिटल। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। जो अभी हमने बैलेंस निकाला वो सारा का सारा आ जाएगा। कितना आएगी, 49,750। इसी प्रकार से 30,450 और 24,000 रुपए आ जाएंगे। अब आगे देखिए हमारे पास में और क्या है, क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स आएगा, क्रेडिटर्स में किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं हुआ, तो जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है वो का वही आएगा 14,000। इसी प्रकार से ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कितना हमारे पास में 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए आ जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, बैंक में कितने रुपए आएंगे वो हमें देखना है। तो देखिए बैंक में कितने रुपए आएंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास में पहले बैंक का बैलेंस था 40,000 रुपए, ठीक है। उस 40,000 में 30,000 रुपए है वो कौन लाया, जो 40,000 थे उसमें से 30,000 रुपए कौन लाया, सी लाया। तो 40 और 30 कितने हो गए, 70,000 रुपए हो गए। उस 70,000 में से जो पुराने पार्टनर से उन्होंने 1,500 रुपए निकाले। इसका मतलब कितने हजार रुपए निकालिए, 3,000 रुपए निकाले। तो अब हमारे पास में बैंक में कितना बैलेंस बचेगा,
67,000 रुपए बैलेंस से वो बचेगा। तो बैंक में कितना आएगा? 67,000 रुपए आएगा। अब आप क्या करें, दोनों जो साइड है उनका क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। तो टोटल करने के पश्चात देखते हैं 30,000 और 12,000 42,000, 42,000 और 8,000 50,000, 50,000 और 11,000 61,000, 61 और आपके 67 कितने हो गए? 1,28 अर्थात 1,28,200 रुपए। इसी प्रकार से इधर जोड़िए 49,000 और 30,000, 79,000 और 24,000 1,03,000, 1,03,000 और 14,000 1,17,000, 1,17,000 और 10 1,27,000, 750 और 450 कितने हो गए? 1,200 हो गए, 1,28,200। दोनों तरफ का बैलेंस शीट का टोटल है हमारा समान आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना भी कैलकुलेशन किया है वो हमारा सही है। तो इस प्रकार से अगर हमें प्रश्न दिया होता है तो उसको हल किया जाता है। सबसे पहले हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो नियम दिए, जो अपने सूचना दी, उसके आधार पर हमने इसके अंदर कॉस्टिंग की। उसके बाद में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के पश्चात हमने जो नई फर्म बनी उसकी बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इक्वल और टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स दोनों इक्वल आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितने भी प्रश्न किया है वो हमारा सही है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न आता है उसको हल किया जाता है। आगे की जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।